ओके, चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस विद इन बिजनेस। अकाउंटिंग फंक्शन में हमने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर कर लिया था। आज हमने जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसके साथ जो है फाइनेंस के फंक्शंस को देखना है कि उसके क्या फंक्शंस हैं बिजनेस में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एसोसिएट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए। कुछ जो है सेक्शन जब हम इसकी बुक का देखते हैं तो वहाँ पे हम जो है जिक्र करते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड के जो है प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, या हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से चीज़ें जो है प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ज़्यादातर जो है कास्ट कैजुअल्स वगैरह भी कहते हैं। दूसरा पोर्शन हमारे पास जब आ जाता है तो वो होता है बजट्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। हम जो है एस्टिमेट्स लगाते हैं कि हमारे जो है इस साल कितने खर्चे होंगे, हमने अपने जो है खर्चों को कैसे कंट्रोल करना है, और वो सारी की सारी प्रिडिक्शंस हम किसके बेसिस पे करते हैं, पास्ट के बेसिस पे करते हैं। फिर हमारे पास जब साल कंप्लीट होने लगता है तो हमारे पास सिचुएशन हमेशा 100% आइडियल नहीं होती। कुछ चीज़ों में जो है हम उस चीज़ को जो है टारगेट को अचीव कर लेते हैं, बजटेड जो हमारे पास होता है वो अचीव हो जाता है। कुछ चीज़ों में हमारे पास जो है वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस भी उसको कहते हैं, वेरिएंस रिपोर्ट भी कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कैरिड आउट टू असिस्ट in discharging their duties to plan, direct, and control the operations of business. It is concerned with the process of measuring, analyzing, interpreting, and communicating information to the management in a form which is easy for them to understand. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसोसिएट किस चीज़ के साथ है, डिसीजन मेकिंग के साथ। तो डिसीजन मेकिंग तभी होगी जब आप चीज़ों को सही तरीके से प्लान करोगे, उसको डायरेक्ट करोगे और फिर उसके बाद जो है उसको कंट्रोल करोगे। ठीक है, और इसके लिए हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस एक तरीके से हम इसको कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ऐसे तरीके से चीज़ों को मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रेटिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजमेंट को कि वो जो है ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि मैनेजमेंट की जो है ज़ुबान या अकाउंटिंग की ज़ुबान हमारे पास जो है नंबर्स वगैरह में है। तो अब आम बंदा या जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता नंबर्स को। ठीक है, जिसके पास जो है साउंड नॉलेज ना हो अकाउंटिंग का, साउंड नॉलेज ना हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने सारे के सारे जो हमारे डिसीजंस होते हैं या जो है हम चीज़ों को मेजर करना, उन सब के बेसिस पे जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको हम ऐसे वर्ड्स में बताते हैं कि जो दूसरे को जो अंडरस्टैंडेबल हो और मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या करे, डिसीजन ले सके। सो कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल यूज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज ए सोर्स ऑफ डेटा फॉर देयर वर्क, but they may choose to use any other source of data, both internal and external, but that they feel they will be useful for managers। कि वो क्या करते हैं कि वो जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लेते हैं, ठीक हो गया, उसी के बेसिस पे सारा का सारा काम करते हैं। ठीक है, और कहता है कि वो जो है किस चीज़ को देखते हैं, वो कहता है कि सिर्फ मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ उसका इतना जो है वो ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो जो है एक्सटर्नल इंटरनल तरीके से भी डेटा लेता है जिसको वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके और वो समझता है कि मैनेजमेंट के लिए बेहतर होगा। अब जैसे हमने जो है कहा कि हम जो है कॉस्ट कैजुअल्स बनाते हैं या बजट्स बनाते हैं, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सिचुएशंस को भी देखते हैं, मार्केट को भी देखते हैं। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं देखते कि हमने जो है लास्ट ईयर कितने खर्चे किए थे और आज इस साल भी उतने ही होंगे, बल्कि हम देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन अब क्या हो गई है, कितनी चेंज आ गई है उसमें। ठीक है, टैक्सेस हमारे पास क्या हो गए हैं और बाकी हम जो है एक्सटर्नल चीज़ों को देखते हैं। सो कहता है कि while there is no legally required formats for management accounts, there are several key management reports that are common to many business। तीन मेजर, जैसे मैंने आपको कहा कि हम चीज़ों को इसमें एनालाइज करते हैं। कोई आपके पास जो है लीगली ये चीज़ें नहीं मांगी जाती कि आप हमें जो है कॉस्ट कैजुअल्स बना के दें या बजट्स बना कर दें, बल्कि कंपनियां क्या करती हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए, वो लोग क्या करते हैं अपने लिए जो है कॉस्ट कैजुअल्स और बजट्स बनाते हैं जिसके बेसिस पे वो इजीली डिसीजन मेकिंग कर सके। जिसमें अगर हम देखें तो पहली चीज़ हमारी जो है वो है कॉस्ट कैजुअल्स। कॉस्ट कैजुअल्स क्या करता है, कहता है कि कॉस्ट कैजुअल लिस्ट द वेरियस एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कि वो चीज़ें, वो खर्चे, उसका स्केजुअल कॉस्ट का जो हमारे पास एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए जो है हमारी इनकर हो।
ठीक है। जो हमारे पास खर्चे हो रहे होते हैं उसको जो है हम सारा का सारा मेजर करते रहते हैं, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं कि जब फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करेंगे तो वो किसके बेसिस पे करेंगे, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे करेंगे। हम एक चीज की प्राइस को या जो है उसको सेलिंग प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं, तो कब हमें पता चलेगा, जब हमें ये पता होगा कि एक चीज को बनाने पे हमारा खर्चा कितना हुआ है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज बनाते हुए मेरे जो है 10 रुपए का खर्च हुआ या 15 रुपए का खर्च हुआ, उसी हिसाब से आप अपना मार्जिन सेट करोगे। सो कहता है कि इसको जो है हम कहते हैं कि दिस ऑफन शोन एज अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड व्हेन मेकिंग अ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी मेक। दिस मे बी कॉल्ड अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। और हम क्या करते हैं कि 1 यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं उस पे हमारा जितना खर्चा आ रहा होता है उसको हम जो है इसमें लिखते हैं, अपने पास नोट करते हैं, और इसलिए हम इसको जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं कि हमारा 1 यूनिट जब बना तो उस पे हमारा कितना खर्चा आया। तो हम उसी हिसाब से यूनिट के हिसाब से क्या करते हैं, उसकी प्राइस को फिक्स करते हैं, जिसकी हम कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कार्ड हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है, एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, कहता है कि एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टॉयज। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अ वुडन ट्रेन सेट व्हिच हैज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो क्या करती है कि वो जो है टॉयज बनाती है बच्चों की। उसमें से एक टॉय को इन्होंने उठाया, हमने क्या कहा कि यूनिट कॉस्ट हमें बताती है एक प्रोडक्ट का। तो अब वुडन ट्रेन सेट उठाया और उसकी जो है उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट मेजर करनी चाहिए कि हमारे कॉस्ट उस पर कितनी इनकर होती है। तो हमने कहा कि हम जो है जब इसको मैं बना रहे हैं तो हमारे खर्चा उसमें डायरेक्टली आ रहा है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, उस ट्रेन सेट को बनाने के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो है वुड और पेंट। ये दोनों चीजें इसके लिए जो है डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही हैं, और इसका रोल जो है बहुत ज्यादा है उस वुडन ट्रेन सेट को बनाने के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो कितना है 5.50 पाउंड। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपके पास, डायरेक्ट लेबर से मुराद हमारा क्या है कि वो लेबर जो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो उसको बनाने के लिए, जिसमें क्या आ जाता है कि टाइम स्पेंट कटिंग एंड पेंटिंग। कि आपके पास जो लेबर है जो क्या कर रहा है, उस वुड को कट कर रहा है, और जो बंदा उसको कलर कर रहा है, ये दोनों आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी बनती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल ओवरहेड्स लेते हैं। ठीक है, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं अक्सर, जो क्या करती है, बताती है कि आपका खर्चा क्या हुआ, हीट एंड लाइट का खर्चा भी हुआ। ठीक है, पेंट को सुखाने के लिए आपने हीट का यूज किया, आपने जो है जब रूम में बैठे हुए थे आप उसको कटिंग कर रहे थे तो आपकी लाइट की जरूरत थी। तो वो आपके पास क्या है, वेरिएबल खर्चे हैं जो आपके उस पर इनकर हुए, और वो कितने थे, 4 पाउंड्स। जब हमने इन दोनों को जमा किया तो 16 बना, और 16 हमारे जो है बनती है मार्जिनल कॉस्ट। इसके साथ हम ऐड कर देते हैं अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमारी क्या चीज आ गई है, वो हेड्स, ठीक हो गया, वो आपके पास फिक्स खर्चे जो आपके जो है उसको ऐड हो जाते हैं, जो आपके पास मूव नहीं होते, वेरिएबल नहीं होते, और आपको हर सूरत में वो पे करने पड़ते हैं। जिसमें आपके पास मौजूद है 5 पाउंड्स फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री रेंट का, कि आपने फैक्ट्री का किराया देना है, आपके पास 5 पाउंड है। तो टोटल आपके पास खर्चा कितना आया, 21 पाउंड आपने क्या करना है उस चीज को बनाने पे लगेगा। और इसको हम कहते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन दो को भी मेजर करते हैं, वेरिएबल को भी मेजर करते हैं और फिक्स को भी मेजर करते हैं। जब हम सारे खर्चे मेजर करते हैं और उसको जो है एक टोटल हम जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे खर्चे इंक्लूड कर दिए हैं, चाहे वो मटेरियल का था, लेबर का था, हमारे वेरिएबल खर्चे थे या फिक्स थे, वो सारे के सारे हम इस हेड में ऐड कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। कि हमारी जो है 1 यूनिट वुडन ट्रेन बनाने पे 21 पाउंड का खर्चा आता है। तो अब जितने यूनिट बनेंगे हमारे उसी हिसाब से क्या होगा, हम उसकी कॉस्टिंग करेंगे, और इसकी जब प्राइस फिक्स करेंगे तो वो इसकी बेसिस पे करेंगे कि 21 पे हमारा जो है ये बना है। अब हमने क्या करना है, इसके कॉस्ट हमने जो है इसमें टैक्सेस वगैरह ऐड कर देने हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करना है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइनल प्राइस सजेस्ट करेंगे। कहते हैं कि देयर आर सेवरल की डिसीजंस दैट दिस रिपोर्ट कैन हेल्प अ बिजनेस टू मेक। और इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि 7 की डिसीजंस लेते हैं जो हमें ये रिपोर्ट हेल्प देती है। पहली डिसीजन क्या हो जाती है, मैंने आपको कहा प्राइस डिसीजन, कि आपने अपने प्रोडक्ट के कितने प्राइसिंग करनी है,
कितने जो है कितने पे सेल आउट करना है अपने प्रोडक्ट को कि आप जो है उसमें प्रॉफिट ले सको। एक सूटेबल प्रॉफिट आपको ने डिसाइड करना होगा कि इतना हमारा खर्चा आया है और इतना हम एक्स्ट्रा जो है इससे ले रहे हैं, वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। दूसरी चीज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस से हमारे पास वो मुराद होती है कि वो पॉइंट जहां पे आप पे जो है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो सिचुएशन। आपने जितने भी चीज बनाई थी, ठीक है, उतने ही पे सेल आउट हो गई। लेट्स से आपने 10 रुपए की चीज बनाई थी, 10 रुपए पे सेल आउट हो गई। ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है कि जहाँ पे आपका जो है जो जितना खर्चा आया था और जितने पे जो है आपने उसको सेल आउट किया वो दोनों बराबर हो गए। इसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। तो इससे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। और जितना हमारा बेसिक खर्चा हुआ होता है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो वो हमारा लॉस कंसिडर होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 10 रुपए का आपने मार्कर बनाया है, वो अब 11 रुपए का सेल आउट हो रहा है। अब 10 रुपए उसका ब्रेक इवन पॉइंट है कि आपने हर हाल में 10 रुपए तो आपको इसके मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपने इससे महंगा इसको बेचा, वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट होगा। और अगर आपने 10 रुपए से सस्ता बेचा, वो आपके लिए क्या है, लॉस है। थर्ड चीज कहता है कि की फैक्टर एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कि शुड प्रोडक्ट बी मेड इन हाउस और शुड देयर मैन्युफैक्चरिंग बी आउटसोर्स। कि आपने ये एनालिसिस करनी होगी कि ये जो चीज आप खुद बना रहे हो, क्या ये आपके लिए ज्यादा रीजनेबल है, या आप इसको क्या करते हो कि मार्केट करा, या जो है आप इसको आउटसोर्स कराते हो, इसको किसी और के जरिए से बनवाते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा सस्ता होगा। आपने इस चीज को एनालाइज करना होगा। फोर्थ कहता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि शुड अ न्यू मशीन बी बॉट टू रिप्लेस एन ओल्ड मशीन। या जो है आपने कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसके लिए आपने क्या करना है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको डिसाइड करना होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल है, इन्वेस्टमेंट को चेक करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो की है वो अच्छी है कि नहीं है, और क्या आपको नई मशीन उसके लिए खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सेकंड हेड इसका आ जाता है बजट का, मैन्युफैक्चरिंग का। हमने कहा पहला कॉस्ट आ गया आपके पास, दूसरा आपके पास क्या है, बजट्स है। जब आप क्या कर लेते हो कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब आपको खर्चे पता चल जाते हैं कि एक चीज को बनाने पे हमारा इतना खर्चा आता है, तो आप उसी हिसाब से क्या करोगे, बजट बनाओगे, प्लान करोगे कि मैं कितने जो है रेवेन्यूज कमाऊंगा और कितने मेरे जो है एक चीज को बनाने पे खर्चा आएगा ड्यूरिंग द पीरियड। कि उस ड्यूरेशन के अंदर कितना मेरा जो है रेवेन्यू जनरेट होगी, कितना जो है मैं कॉस्ट को इनकर करूंगा। और इस चीज को जो है कहता है कि यूजफुल बजट आर यूजफुल फॉर सेवरल रीजंस। अ यूजफुल मेमोरी इज द क्रम्पेट। कि आप उसके लिए क्या कर लेते हो कि जो है एक एक्रोनिम इन्होंने दिया हुआ है, कहता है कि इसके जरिए से आप इसको बेहतर याद कर सकते हो। ठीक है, सो बजट आपके पास क्या है बेसिकली, जैसे हमारा रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ, तो आपने सुना होगा कि बजट में क्या होता है कि आप फ्यूचर के लिए पहले से एस्टिमेट्स करते हो कि हम इन इन चीजों को इतने जो है पैसे अलॉट करेंगे और हम इस खर्चे के अंदर अंदर इस चीज को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि बजट का पहला जो है हम क्या करते हैं, इसलिए बनाते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं और उनके जो है गाइडेंस होती है, उनको हम गाइडेंस देते हैं कि आपने किस तरीके से थ्रू आउट द ईयर या पीरियड आपने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से खर्चे करने हैं जो कंपनी के फायदे के लिए हो। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। The budget authorizes managers to make expenditure. Higher staff generally follow the plans laid out in the budget. कि जो जो प्लान्स बनाए गए हैं, मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है कि आप उस पर खर्च करो और इसके मुताबिक खर्च करो। नंबर फोर, थर्ड कहता है यूटिलाइजेशन। बजट स्पेशली कैश बजट्स हेल्प मैनेजर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर बिजनेस रिसोर्सेज इन द कमिंग पीरियड। कि जो आपके कमिंग पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। और किसको मदद मिलती है, मैनेजर को मिलती है। क्योंकि हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको फायदा देता है, आपके मैनेजमेंट को, कि वो जो किस तरीके से डिसीजन लेती है, तो आपने उसको जो है गाइड करना होता है। नेक्स्ट कहता है मोटिवेशन। आपके लिए जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है मैनेजर्स के लिए, कि द बजट कैन बी यूजफुल डिवाइस फॉर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स एंड मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म इन लाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस क्या चाहती है, आप उसको जो है उसके साथ लाइन कर लेते हो। आप दोनों ने इन लाइन चलना है, किस तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरीके से नहीं करनी, और आप उसको जो है टारगेट्स दे देते हो, तो वो उस टारगेट्स की तरह सोच कर उसको अचीव करने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लानिंग है उसका, कि बजट फोर्स मैनेजर्स टू लुक अहेड, कि वो सिर्फ आज को ना देखें कि आज हमारा कैसे जा रहा है या इस साल हमने इतने प्रॉफिट्स कमा लिए,
बल्कि हमें जो है फ्यूचर का भी ख्याल रखना है, हमें उसके लिए भी सोचना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन में हमें हेल्प आउट करती है कि जब आप मैनेजमेंट को जो है देखते हो कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो आप बजट के साथ उसको एनालाइज करते हो कि किस तरीके से उसने जो है एस्टिमेशंस की थी और किस तरीके से उसने अलॉटेड फंड्स को यूज किया। उसके बाद लास्ट में आ जाता है टेलिंग, आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। Budgets ensures that all members of the business understand what is expected from them during the coming period. कि आपके जो हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है, असिस्ट करती है। तो जब असिस्ट करती है तो इट मीन्स कि वो जो है क्या करेगी, तमाम लोगों को बताएगी कि मैनेजमेंट आपकी क्या चाहती है, आपके बिजनेस के मेंबर जो है वो समझ लें सही तरीके से, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो है परफॉर्मेंस आपको दिखाएं, आपको जो है वो टारगेट्स अचीव करके दिखाएं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे। One major drawback of budget is that they are only estimates of what will happen in the coming period. कि आपकी जो है फ्यूचर के बारे में तो ये आपको बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और कैसे आपने जो है उसके बारे में डिसीजन लेनी है, लेकिन कहता है इन रियलिटी मोस्ट बिजनेस विल नॉट परफेक्टली अचीव द टारगेट सेट आउट फॉर देम इन देयर बजट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं जो उन्होंने प्लान किया था, जो बजट बनाया था, वो अचीव भी हो जाए। क्योंकि बजट में आपके पास जो है, मैंने आपको क्या कहा कि 100% जो है बहुत ही चीजें कम होती हैं जो टोटली अचीव हो जाती हैं। जो आपने प्लान किया होता है आप उसको सारा का सारा अचीव कर लो, बहुत ही कम डिसीजंस में जो है सिचुएशंस में होता है। और जब हमारे पास अप एंड डाउन्स आ जाते हैं कि जो आपने एस्टिमेट किया था उससे खर्चा आपका बढ़ गया या कम हो गया, उसको हम कहते हैं वेरिएंस रिपोर्ट, जो हम जो है क्या करते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहते हो कि मैंने जो है इस्लामाबाद जाना है, वहाँ पे घूम फिर कर आना है एक हफ्ते के बाद, ठीक है, वापस मैंने और इस हफ्ते के दौरान जो है मेरा एक्सपेंस 10,000 का होगा। आपने हर चीज़ों को फंड्स एलोकेट कर दिए कि इतना खर्च टैक्सी का होगा, इतना जो है गाड़ी का हो जाएगा, इतनी शॉपिंग का हो जाएगा। और फिर जब आप वापस आते हैं तो आप क्या करते हो, उसको एनालाइज करते हो और आप देखते हो कि आपने 10,000 का एस्टिमेट किया था और आपका खर्चा जो है 12,000 हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आ गया, आपने खर्चा ज्यादा कर दिया। तो ये जो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं वेरिएंस रिपोर्ट, जो हम जो है क्या करते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड प्रोड्यूस करते हैं। वेरिएंस रिपोर्ट क्या है? कहते हैं कि वेरिएंस रिपोर्ट कंपेयर्स द बजट टू द एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव फॉर द बजट पीरियड एंड आइडेंटिफाइज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और वेरिएंसेस बिटवीन द टू। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या करता है कि एक्चुअल को कंपेयर करता है किसके साथ, आपके बजट के साथ, कि आपने जो एस्टिमेट किया था उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को देखता है। सो कहता है कि फॉर कंट्रोल पर्पस मैनेजमेंट में नीड टू एस्टैब्लिश व्हाई अ पार्टिकुलर वेरिएंस हैज अकर्ड। Once the reason has been established, a decision can be taken as to what, if any, control measures might be appropriate to। कि आप पहले क्या करते हो, डिफरेंसेस को देखते हो, और जब आपको डिफरेंस नजर आ जाता है तो अब आप उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हो, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि ये जो खर्चा था ये ज्यादा क्यों आया या कम क्यों आया। जब आपको जो है इस चीज को एनालाइज कर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो है डिसीजन लेते वक्त क्या करते हो कि कुछ मेजर्स लेते हो। पहली चीज, प्रिवेंट एडवर्स वेरिएंसेस फ्रॉम अकरिंग अगेन इन द फ्यूचर। कि पहला मकसद आपको क्या होता है कि अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आप उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में इस तरीके से ना हो कि दोबारा हमें जो है इस किस्म की सिचुएशन देखनी पड़े और हमें जो है ज्यादा खर्चे हमारे दोबारा इनकर हो जाए। सेकंड बात कहते हैं रिपीट अ फेवरेबल वेरिएंस इन द फ्यूचर। और अगर आपके पास जो है सिचुएशन फेवरेबल आई है कि अगर आपका खर्चा जो है कम हुआ है और आपने एस्टिमेट ज्यादा किया था, तो आप कोशिश करते हो कि फ्यूचर में भी जो है वो वैसे ही चले और आपका खर्चा कम ही रहे, फ्यूचर में फिर वो बढ़े नहीं। थर्ड कहता है और ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स बैक ऑन कोर्स टू अचीव द बजटेड टारगेट्स। और या आप क्या करते थे हो कि जो आपके खर्चे ज्यादा हुए हैं आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि जो आपने टारगेट रखा था वो दोबारा अचीव हो जाए और आप उसके मुताबिक ही चलते रहो, उससे ज्यादा आगे ना चले जाओ। नंबर 4 चीज कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, कि इनका जो है रोल किस तरीके से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बिजनेस की पॉलिसी और परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन हैज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि हमने जब कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो जब मैनेजमेंट की अकाउंटिंग आ गई तो मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो मैनेजमेंट को वो क्या करती है, एक डायरेक्शन दे रही है। तो इसीलिए कि जब आप क्या करते हो कि इसका रोल क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में और कंट्रोलिंग में। किस चीज के,
बिजनेस की जो पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने में आपका जो है रोल है, उसको इम्प्लीमेंट कराने में और फॉर्मुलेट कराने में आपका रोल है, और उसकी परफॉर्मेंस में, जिसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको कि a business may have an objective to grow its revenue and profits. It will then need to examine possible ways of achieving this, such as by launch of new product or acquisition of competitor. Finally, it will have to assess which of these approaches will achieve its goal and select the best one. कहता है कि एक कंपनी है वो अपने जो है रेवेन्यूज को इंक्रीज करना चाहती है, और जब वो अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना चाहती है तो वो क्या करेगी, किस चीज को देखेगी, वो जो है इन चीजों को देखेगी कि आप जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं, या आप जो है कंपटीटर की कंपनी को एक्वायर कर लो और उसके जरिए से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लो. सो कहते हैं कि the accounting function is can clearly contribute to this process, since the achievement of organization's plan is usually measured in monetary terms. Accountants are needed to help establish objectives and then evaluate various possible strategies to identify which are the most financially attractive. फिर आप क्या करते हो, अकाउंटेंट्स की जरूरत आपको पेश आती है और आप अकाउंटेंट्स को बुलाते हो कि जी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस पर हमारे कितना खर्चा आएगा, या हम एक प्रोडक्ट जो है क्या कर रहे हैं, कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, कंपटीटर की कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, तो उस पर हमारा कितना खर्चा आएगा वो आपको एस्टिमेट करके बताते हैं. सो कहता है कि once strategy has been selected, such as the launch of a new product, the business must carefully monitor and control it to ensure that it is being implemented properly and perform as designed. आपने कंपटीटर की कंपनी को खरीदने के बजाय आपने कहा कि हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. तो जब आपने इसका डिसीजन ले लिया तो अब आपने इसको कंट्रोल करना होगा और इसको जो है मॉनिटर भी करना होगा थ्रू आउट, कि आपने जिस तरीके से प्लान बनाया था वो 100% अचीव हो जाए. तो उसके अचीव करने में आप क्या करते हो कि देखते हो कि आपकी कंपनी जो है किस तरीके से काम कर रही है, आपने उसको जो है बजटेड कॉस्ट दी थी, क्या वो उसके खर्चे के अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. और कहते हैं कि दिस इज यूजुअली डन बाय अंडरटेकिंग वेरिएंस एनालिसिस व्हिच वाज आउटलाइंड अर्लियर. कि आप क्या करते हो, बजट बनाते हो और फिर उसके बाद क्या करते हो कि इसके एनालिसिस करते हो कि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो उतनी ही लगी, आई कि नहीं आई, उससे ज्यादा खर्चा हुआ या उससे कम हमारा खर्चा हुआ. लास्ट में हमने देखना है कि मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है. सो कहता है कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो कहता है कि व्हाई इंफॉर्मेशन इज मेनली प्रोड्यूस्ड. इंफॉर्मेशन हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं दोनों में. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल होती है, कि आपके मैनेजर्स इसको एनालाइज करते हैं, आपके एम्प्लॉयज इसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए कौन लोग होते हैं, हमने क्या कहा था, उसको एनुअल रिपोर्ट्स में हम पब्लिश कराते हैं. तो जब एनुअल रिपोर्ट्स में पब्लिश कराएं तो इट मींस कि ये हमारे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और बैंक्स वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है. सेकंड कहता है कि पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजर पर्पस क्या है, इस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिक्र करते हैं तो हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि आपने किस तरीके से प्लान बनाना है. अगर आपने प्लान बना लिया है, जैसे हमने न्यू प्रोडक्ट की एग्जांपल दी, तो नया प्रोडक्ट आपने जो है कह दिया कि हम लॉन्च कर रहे हैं, तो अब उसका नजर भी रखनी होगी कि वो वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है जो हमने एस्टिमेट किया था. उसके बाद जो है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, कहता है कि टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन अ पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड. कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो आपको बताती है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, और फिर आप क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हो, जो आपको बताती है कि एट द एंड आप किस तरीके से काम करोगे, कि आपके एंड ऑफ द ईयर आपके जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी. थर्ड कहता है कि लीगल रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपके पास नहीं है, वो आप अपने लिए बनाते हो, जबकि आपकी जो है जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करेंगी कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो है जो आप परफॉर्म करेगी वो मस्ट है उसके लिए. फॉर्मेट्स हमने कहा था कि इसके लिए जो है कहता है कि मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन सा सूटेबल फॉर्मेट है जो उसको अपनाना चाहिए, जो बेहतर होगा, जो अंडरस्टैंडेबल होगा. हमने कहा कि मैनेजर्स को इजीली समझ आ सके. लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जिक्र करते हैं तो वहां पे हमने कहा था कि हमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, हमने क्या करना होगा, लॉस को और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमें स्टेटमेंट्स बनानी होगी. सेकंड लास्ट कहता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट भी हमने कवर करना है और फाइनेंस भी उसमें आएगी, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल के साथ ही एसोसिएट है. लास्ट में कहता है टाइम पीरियड हमारे पास इसका कितना है. ठीक है, तो कहता है कि हम टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं,
हम उसके जो है हिस्टोरिकल देखते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं कि प्रीवियस हमारे पास के साल जो है हमारा प्रोसेस कैसे चला था। हम उस चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम उसके जो है बेसिस पे क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, फ्यूचर को देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देखता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, उन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं और इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें जो है कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।